हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन पर चुप्पी साध कर हमें यूक्रेन पर ज्ञान ना दे। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका यूरोप को बुरी तरीके से धोया। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना, कहा अपने गिरेबान में झांको, गन कल्चर और नस्लीय हिंसा पर लगाओ रोक। बताएंगे दोस्तों भारत ने अमेरिका को दिया है करारा जवाब। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा मुद्दा, क्या है पूरी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको हम बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के पास हमलावर ड्रोन बेरफ्तार TB2 देखा गया है दोस्तों। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा बताएंगे दोस्तों, इसके क्या मायने हो सकते हैं दोस्तों। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने से बाज नहीं आया पाकिस्तान, भारत ने याद दिलाया पुराना इतिहास। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में नरसंहार व जातीय हिंसा का दोषी पाकिस्तान, UN में भारत का मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों आपको। और इसी बीच बताएंगे जहां कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान है इसका कनेक्शन। साथ ही आपको बताएंगे जहां टारगेट किलिंग करने वालों का होगा दी एंड। गृह मंत्रालय में 2 घंटे चला कश्मीर पर मंथन। बताएंगे इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां कानपुर हिंसा पर योगी सरकार का अब तक सबसे बड़ा एक्शन। और साथ में आपको बताएंगे जहां पत्नी के नाम पर खोलें ये खाता, 5,000 के निवेश पर मिलेगी मोटी रकम और अच्छी पेंशन भी। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सरकार की योजना। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताएंगे दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है, भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका यूरोप को बुरी तरीके से धोया। जी हां दोस्तों, कहा चीन पर चुप्पी साध कर हमें यूक्रेन पर ज्ञान ना दे। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट में तटस्थ रहने वाले भारत को लेकर लगातार अमेरिका और यूरोप ने निशाना बनाने की कोशिश की और पश्चिमी मीडिया ने भारत को लेकर ऐसा दुष्प्रचार किया है मानो भारत के दिए हुए हॉलर से ही रूस युद्ध लड़ रहा है और अगर भारत रूस की आलोचना कर दे तो फौरन से युद्ध थम जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त यूरोपीय देश स्लोवाकिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमेरिका और यूरोप को बुरी तरीके से धो दिया है। जी हां दोस्तों, स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक बार फिर पश्चिमी मीडिया ने रूस सस्ते दाम पर तेल खरीदने को लेकर सवाल पूछा है दोस्तों, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका की भी पोल खोलना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोपीय मीडिया से पूछा कि क्या सिर्फ भारत के पैसों से यूक्रेन युद्ध लड़ा जा रहा है और क्या रूस से तेल खरीदना युद्ध के लिए पैसे देना है। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे विदेशी मीडिया से पूछा कि क्या यूरोपीय देश जो अरबों डॉलर के तेल रूस से खरीद रहे हैं, क्या वो युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत की विदेश नीति किसी से बंधी हुई नहीं है और हो सकता है भारतीय विदेश नीति कुछ देशों के अनुकूल ना हो। ग्लोबल सेक में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ तटस्थ इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि मैं आपसे सहमत नहीं है, हमारी नीति का एक अलग आधार है। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत के साथ चीन के काफी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन यूरोप ने इस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर भी पश्चिमी मीडिया में हो रहे दुष्प्रचार को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक इस साल 23 देशों को गेहूं निर्यात किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को लेकर जाहिर की थी चिंता दोस्तों कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उपासना स्थलों पर हमले के मामले बढ़े हैं, जिसके जवाब में दोस्तों भारत ने करारा जवाब दिया है और अमेरिका को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी है। भारत ने अमेरिका से कहा है कि उसे अपने यहाँ गन कल्चर, जाति और नस्लीय आधार पर हिंसा पर लगाम कसनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और अमेरिका को भारत ने इतनी बात कहकर ही आईना दिखा दिया है दोस्तों और जता दिया है कि भारत वो देश ही नहीं जो किसी की गुलामी को सहे। जी हाँ दोस्तों, भारत स्वतंत्र
देश है और भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एस जयशंकर की बात से खुश हैं आप लोग दोस्तों, तो उनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के पास हमलावर ड्रोन बैरक्तार TB2 सैटेलाइट तस्वीरों में बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, इस साल 7 अप्रैल को पाकिस्तान के मुरीद में स्थित एयरफोर्स बेस पर एक हमलावर ड्रोन दिखाई दिया। सैटेलाइट ने इन तस्वीरों को कैप्चर किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों को पढ़ने वाले रक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि ये तुर्की में बना बैरक्तार TB2 ड्रोन है, जो निगरानी करने के साथ साथ हमला करने में सक्षम है, यानी बम और मिसाइल गिरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर 2 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 3 बैरक्तार TB2 ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए एक ही स्टेशन काफी है, लेकिन यहाँ पर 2 दिख रहे हैं दोस्तों, यानी पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन की संख्या ज्यादा हो सकती है, यानी पाकिस्तान के पास 2 से 6 ड्रोन हो सकते हैं। हाल ही में उनकी उड़ान भी हुई है दोस्तों, जिसे रेडार नाम दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने से बाज नहीं आया पाकिस्तान, तो भारत ने याद दिलाया उसको पुराना इतिहास। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे कोई राष्ट्र नरसंहार और जातीय सफाई जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कहा है कि वो सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में बहस की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्षता अल्बानिया ने की। इस दौरान भारत की तरफ से डॉक्टर काजल भट्ट ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा कि उन्हें पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा फैलाए गए कुछ झूठ और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इस तरह की हरकत करने के आदी हैं। जी हाँ दोस्तों, काजल भट्ट ने कहा कि 50 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के पाकिस्तान के शर्मनाक इतिहास के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, लेकिन इसे कभी स्वीकारा नहीं गया, ना ही इसके लिए कभी माफी मांगी गई, इसके साथ ना ही कोई जवाबदेही तय की गई। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकी शासन के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, कई हजार महिलाओं का बलात्कार हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में साफ तौर पर कहा गया है कि परिषद की गरिमा को भंग ना करे पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यानी करारा जवाब काजल भट्ट ने दोस्तों पाकिस्तान को दिया है। अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बहुत बड़ा खुलासा, POK में रची गई इसकी बड़ी साजिश। 200 लोगों की लिस्ट हुई थी तैयार। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और बाहर से आकर नौकरी कर रहे लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से ये हमले तेज हुए हैं और अब इस पर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। जानकारी मिली है कि इन टारगेट किलिंग की प्लानिंग पिछले साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रची गई। इस दौरान 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी दोस्तों, जिनकी जान लेनी थी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में टारगेट किलिंग की प्लानिंग 1 साल पहले POK के मुजफ्फराबाद में रची गई थी। ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर। साथ ही आपको बता दें, जहां टारगेट किलिंग पर हाई लेवल मीटिंग, कश्मीरी पंडितों हिंदुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने की बड़ी तैयारी, ड्रोन सर्विलांस से घाटी में रखी जाएगी नजरें। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब अमित शाह जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। घाटी में टारगेट किलिंग के बाद एक बार फिर डर का माहौल पैदा हो चुका है और लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल 2 राउंड की बैठक की। दोपहर 12 बजे शुरू होकर करीब 1.5 घंटे तक चली पहली बैठक में गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रॉ प्रमुख सामंत गोयल मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, बैठक में हाल में हुए टारगेट हमले को लेकर चर्चा हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक घाटी के अंदरूनी हिस्सों और गाँव में रह रहे कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को आसपास की सुरक्षित जगहों, जिला मुख्यालय जैसी जगहों पर सुरक्षित भेजने और रखने के साथ ही लोकल प्रशासन द्वारा रेगुलर देखरेख सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने फिर एक बार जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, कहा किसी से नहीं डरता है ये भारत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने एक बार फिर से PM मोदी जी की जमकर तारीफ की
की है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरता। पाकिस्तान अमेरिका की डर की वजह से रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन भारत एकमात्र कंट्री है जो अमेरिका जैसे देशों से नहीं डरता और स्वतंत्र रूप से अपनी देश के हित में कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां मोदी सरकार के इस फैसले के इमरान खान भी हुए मुरीद, अपने मुल्क को गुलाम बताकर कोसा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शहबाज शरीफ की सरकार पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में फिर से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 209 रुपए हो चुकी है। इमरान खान ने इसे लेकर गुरुवार को कहा कि देश के नेता रशिया से सस्ता तेल खरीदना नहीं चाहते क्योंकि वो अमेरिका से डरते हैं। और इसी बीच दोस्तों उन्होंने भारत की और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। ऐसे में उनको थैंक यू कहना आप लोग मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, क्या इमरान खान भारत के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों दोबारा सत्ता में आने के लिए? क्या लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां इन देशों ने अब भारत की चाय पत्ती लौटाई है। जी हाँ दोस्तों, कहा इसमें ज्यादा कीटनाशक है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चाय उत्पादकों के लिए बुरी खबर है। खबर यह है दोस्तों कि भारतीय चाय में कीटनाशकों और रसायनों यानी पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स की मात्रा अधिक पाई गई है। इसकी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट ने भारत की चाय की खेप को लौटा दिया है। भारतीय चाय निर्यातक संघ बोले तो IT के अध्यक्ष अंशुमान कनोरिया ने इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखना होगा दोस्तों कि क्या वाकई कोई खराबी थी चाय में दोस्तों, या फिर ये अगले देशों की बड़ी चाल थी भारत को लेकर। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां तुर्की ने भी भारत के गेहूं को सड़ा और कीटनाशकों से भरा बताया और उसको लौटाया, लेकिन दोस्तों अब वही गेहूं भारत से हाथों हाथ ले रहा है ये देश। जी हाँ, तुर्की ने भारत का जो गेहूं खराब बताकर लौटा दिया था, अब उसी गेहूं की खेप को मिस्र भेज दिया गया है दोस्तों। रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से मिस्र ब्रेड की कमी से जूझ रहा है। गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्र भारत सहित अन्य देशों से कम कीमत पर गेहूं खरीदना चाहता है। सूत्रों ने अंग्रेजी अखबार लाइव मिनट को बताया कि तुर्की ने जिस गेहूं को गुणवत्ता खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया था उसे मिस्र भेज दिया गया है दोस्तों। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इससे पहले ही भारत ने तुर्की के लिए गेहूं की 56,000 टन की खेप को मंजूरी दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तुर्की ने जिस प्रकार से दोस्तों भारत की खेप को लौटाया था, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे बड़ी राजनीति थी दोस्तों? और मिस्र को थैंक यू बोलना आप लोग मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां अनंतनाग में एक आतंकवादी मार गिराया गया दोस्तों। अभी के समय 2 आतंकी के छुपे होने की बड़ी आशंका। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के वेरीनाग कापरान क्षेत्र में शुक्रवार शाम को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मार गिराया गया। आतंकियों के इलाके में होने की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस ने मिलकर इलाके की नाकाबंदी करते हुए उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इलाके में अब भी 2 आतंकी छुपे हुए हैं। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने आखिर झुकने पर मजबूर हुए जो बाइडन। जी हाँ दोस्तों, तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति की डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही है दोस्तों, जिसे देखते हुए जो बाइडन ने एक अहम फैसला लिया है। सऊदी अरब के जिस क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं और जिससे फोन पर भी बात करने से जो बाइडन ने इनकार कर दिया था, अब वो उनसे मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडन इस महीने के अंत में नेटो और G7 देशों की बैठक के सिलसिले में अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इस यात्रा के दौरान जो बाइडन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। जो बाइडन के सत्ता में आने के बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं और खाड़ी देश रशिया का करीबी होता जा रहा है। जो बाइडन सऊदी अरब को खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर निशाना बनाते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज वो समय है दोस्तों कि सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने झुकने पर मजबूर हुए हैं जो बाइडन। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मामला। विचार कर रही
रही है शहबाज शरीफ की सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित बाल्टिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह के एक मामले की शुरुआत करने पर विचार विमर्श कर रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ये कदम पिछले महीने सरकार पर हमले की एक कथित योजना को लेकर उठा रही है। जी हां, गुरुवार को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें खान और अन्य के खिलाफ उनके आजादी मार्च को लेकर देशद्रोह के आरोप लाने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला चीन का बहुत बड़ा राज। जी हां, जल्द चीन लॉन्च करेगा अपना तीसरा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हां दोस्तों, चीन का अब तक का सबसे बड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा होने के करीब है दोस्तों, और इसका जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। ये बात सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चली है, जिनका विश्लेषण एसोसिएटेड प्रेस ने किया है। नव विकसित टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर 2018 से जियांगन शिपयार्ड में निर्माणाधीन है। 31 मई को प्लेनेट लैब्स पीसीबी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रशिया से तनाव के बीच बड़ी खबर फ्रांसीसी नौसेना में कल शामिल हो गई महाविनाशक पनडुब्बी। भारत को भी बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया से चल रहे तनाव के बीच फ्रांस की नौसेना कल महाविनाशक हमला करने में सक्षम अपनी सबसे आधुनिक पनडुब्बी को शामिल किया। बारकूडा क्लास की यह परमाणु पनडुब्बी अपनी तरह की पहली है दोस्तों। बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी नौसेना में शामिल होने के ठीक बाद ये पनडुब्बी अपने अंजाम मिशन पर रवाना हो रही है दोस्तों। अगली पीढ़ी की ये परमाणु पनडुब्बी फ्रांस के बारकूडा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई पहली सबमरीन है। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के भारत दौरे के दौरान ऐसी खबरें आई थी कि पेरिस नई दिल्ली को यह अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी दे सकता है, जिसमें यह भी कहा गया था कि भारत में ही इन पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामले ने फिर बढ़ाई चिंता। केंद्र ने 6 राज्यों को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस मामलों में उछाल के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को 5 राज्यों को एक पत्र लिखा है दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। ये वे राज्य हैं जहां इस समय सबसे अधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन राज्यों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। देश में 3 जून को 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि गुरुवार की अपेक्षा 8.9% ज्यादा है। इनमें से अकेले केरल में 33.9% यानी 1370 नए केस मिले हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां कानपुर में हिंसा पर योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन। आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। जी हां दोस्तों, कानपुर में हुई हिंसक झड़प की घटना पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि उपद्रव में शामिल अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में कल जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ, पत्थरबाजी की घटना हुई और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी भी पहुंच गए और आवश्यक बल का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया है। जी हां दोस्तों, एडीजी ने बताया है दोस्तों कि हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेज मिल चुके हैं, जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें, उपद्रवियों की पहचानने में हमारी मदद करें। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां कानपुर बवाल के बाद दोस्तों अखिलेश ने की नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस बोली भाजपा के भस्मासुर रंग दिखा रहे। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि एक बार फिर विपक्ष बौखलाता नजर आ रहा है दोस्तों। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प और पथराव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बौखलाते हुए दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। सपा प्रमुख ने भाजपा नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। आपको बता दें भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी है, जिसे लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज
जांच के बाद कानपुर में बवाल हो गया दोस्तों, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों किसी के बयान देने से क्या इतनी बड़ी आगजनी हो सकती है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी पूरा विपक्ष मिलकर दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। जी हां दोस्तों, मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। साथ ही मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें। जी हां दोस्तों, साथ ही उनका कहना है भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो, सहकार भी हो, जहां ममता भी हो और समता भी हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार की तरफ से शुक्रवार को आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया दोस्तों, और उसी उद्घाटन में उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर बिहार के जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा अगर कश्मीर में आतंकी वारदातों को शांत करना चाहते हैं तो हम बिहारियों को सौंप दे। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां दोस्तों, मांझी ने आगे अजीबो गरीब सी मांग रख दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू और कश्मीर में हालात शांत करने हैं तो उस राज्य को बिहारियों के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि ये भी जीतन राम मांझी ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान ही दिया है दोस्तों, जो अन्य समुदायों में भी दोस्तों असमानताएं खड़ी कर सकती हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का तंज कांग्रेस पर, कहा कांग्रेस की आई विदाई की बेला, बाबुल की दुआएं लेती जा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, इस वक्त प्रदेश में चुनावी मौसम छाया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, आम आदमी पार्टी की एंट्री से त्रिकोणीय चुनाव के आसार हैं। ऐसे में दोस्तों शुक्रवार को धर्मशाला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक नौजवान कुछ दिनों में यहाँ आने वाला है, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी की देश से विदाई की शहनाई बज चुकी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एनपीएस अकाउंट को लेकर बड़ी खबर, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर, जहां पत्नी के नाम पर खोलें ये खाता 5,000 के निवेश पर मिलेगी मोटी रकम और अच्छी पेंशन। जी हां, भविष्य में आपकी पत्नी पैसे के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहे तो उनके लिए आप रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। पत्नी के नाम पर आप अपने नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खोल सकते हैं। यही एनपीएस अकाउंट पत्नी को 60 साल की उम्र में एक मुफ्त रकम देगा। इसके अलावा हर महीने पेंशन का फायदा मिलेगा जो कि अलग है, और यही होगी पत्नी की रेगुलर इनकम। एनपीएस खाते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर महीने कितनी पेंशन चाहिए ये आप खुद तय कर सकते हैं। 60 की उम्र में पत्नी को पैसों की तंगी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये स्कीम पसंद है दोस्तों तो हमने जानकारी और पूरे डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां पहले गवर्नमेंट ने कम की एक्साइज ड्यूटी, अब इस बड़ी खुशखबरी के बाद और सस्ता होगा पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, ये फैसला आपके हक में हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के रेट और कम होने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, 112 से 118 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में क्रूड ऑयल। जी हाँ, दरअसल क्रूड ऑयल की लगातार बढ़ती कीमत को नीचे लाने के लिए ओपेक प्लस देशों की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। क्रूड ऑयल 112 से 118 प्रति बैरल की रेंज में बना हुआ है। पिछले 4 महीने में क्रूड के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तेल की बढ़ती कीमत से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन अब ओपेक प्लस देशों ने क्रूड की आग शांत करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, और अगर क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं दोस्तों तो ऑटोमेटिकली अपने भारत में तेलों के दाम कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपके यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के क्या दाम चल रहे हैं दोस्तों, आपके शहर में, आपके राज्य में बताइएगा जरूर। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा।
रहेगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।